नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश भर में संपन्न हुई 12वीं की परीक्षा। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कराई गई परीक्षा। 19,498 छात्र रहे उपस्थित। आबकारी विभाग द्वारा स्वयं संचालित की गई शराब की दुकानें। जब तक नया टेंडर नहीं होगा तब तक जारी रहेगी यही व्यवस्था। रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी। हफ्ते भर में आए महज 2 मरीज, लेकिन आगे अभी हो सकता है बड़ा खतरा। और बिजली बिल बकाया है तो हो जाएं सावधान, काटे जा रहे हैं कनेक्शन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। शुरू हो गई 12वीं की परीक्षा। मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार 12वीं की परीक्षा कोरोना संक्रमण के पश्चात 9 जून से पुनः आरंभ की गई। ऐसा माना जा रहा है कि छात्रों की उपस्थिति तकरीबन 97%। प्रदेश सहित रीवा जिले में 9 जून से 12वीं की परीक्षा आरंभ हो चुकी है। जिले भर में 12वीं परीक्षा 2 पालियों में ली गई, जिसमें सुबह से केमिस्ट्री का पेपर छात्रों ने दिया, वहीं दूसरी पाली में जियोग्राफी का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। आयोजित परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन की सभी गाइडलाइनों को पूरा करते हुए परीक्षा का कार्य कराया गया। पहली पाली में रसायन शास्त्र की परीक्षा के लिए 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा भूगोल की थी, जिसके लिए 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के पूर्व सैनिटाइज किया गया था तथा परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के पश्चात विधिवत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए परीक्षा संपन्न कराई गई। दोनों पालियों में 20,044 छात्र रजिस्टर्ड थे, जिसमें 19,498 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 546 छात्र अनुपस्थित रहे। सर पेपर काफ़ी ठीक था, मतलब इजी आया था। हाँ, नहीं ऑलरेडी लॉकडाउन था तो कोई घूमने फिरने का कोई चांस ही नहीं था, तो अपना रिवीजन चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब आपको अनुमान था कि पेपर हो जाएगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि होना ही है, जल्दी हो जाए तो ठीक है, फ्री हो जाएंगे। और तैयारी थी आप? हाँ, तैयारी पूरी थी। आज कैसा गया पेपर? आज तो काफ़ी ठीक था, इजी था पेपर। क्या नाम है? मेरा साक्षी सिंह बघेल। नहीं भूले नहीं थे, हो गया, इतना टाइम मिला था। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन हाँ पढ़ लिए थे हम लोग। नहीं, हाँ पहले डर जरूर था, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि सब सही है, ऐसा कुछ नहीं था। 400 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से 390 बच्चे उपस्थित हैं, 10 बच्चे एब्सेंट। किस विषय का पेपर है? केमिस्ट्री का है। नहीं, कुछ नहीं ऐसा है, बच्चों में उत्साह है, अब बच्चे अच्छे से पेपर कर रहे हैं, उसमें कोई दो है। शुभ नाम सर? DRC। आबकारी पुलिस स्वयं बेचेगी शराब। विभाग द्वारा जिले की 16 दुकानों को मंगलवार से किया गया संचालित। शराब ठेकेदारों व सरकार के बीच शराब ठेके को लेकर बात नहीं बनी और अब शासन स्तर पर आबकारी विभाग स्वयं शराब की दुकानें संचालित। हाई कोर्ट व शासन के निर्देश के बाद मंगलवार को रीवा जिले की 16 दुकानों को विभाग द्वारा स्वयं चालू कर दिया गया। रीवा जिले में तकरीबन 77 शराब की दुकानें हैं, जिसमें से 16 दुकानें मंगलवार से खोल दी गई। वहीं मैन पावर की कमी के चलते अभी 62 दुकानें नहीं चालू हो पाई हैं। इस संबंध में हमने आबकारी सहायक आयुक्त यशवंत कुमार धनोरा से बात की, तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट व प्रदेश सरकार के निर्देशन पर रीवा जिले में मंगलवार से 16 दुकानें खोली जा रही, जिसमें घोघर, झिरिया, निपनिया, गोविंदगढ़, समान नाका, PTS व बैकुंठपुर के अलावा मनगवा, सिरमौर, सिमरिया, चाकघाट, डभौरा, मऊगंज तथा हनुमाना की दुकानें शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक प्रदेश में नया टेंडर नहीं होगा, विभाग स्वयं दुकानें संचालित करेगा। इसके लिए एक्साइज कमिश्नर आबकारी विभाग को पत्र लिखकर 150 होमगार्ड सैनिकों की मांग की गई है, जिसके बाद सभी दुकानों को संचालित किया जाएगा। पूरी तरह से निरस्त हो गया है, अब क्या व्यवस्था बनाई जा रही है शासन स्तर पर? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश की अनुक्रम में एवं शासन के जो निर्देश हैं, उसके तहत जो है जो हमारे रीवा जिले का जो एक ठेका, जिसमें 77 देशी विदेशी मुद्रा दुकानें हैं, एक समूह में मेसर्स गोपाल एसोसिएट्स को आवंटित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस ठेका संचालन नहीं कर पाए और उनका ठेका निरस्त कर दिया गया है और सभी दुकानों को शासकीय संचालन के अधीन लाया गया है। जब तक कि इन दुकानों का पुनर्निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक इनके शासकीय संचालन की व्यवस्था की जाएगी। और अभी तत्काल में प्रारंभिक स्थिति में जो ज़्यादा महत्व की, ज़्यादा रेवेन्यू वाली दुकानें हैं, उनका संचालन आज से प्रारंभ किया जा रहा है।
इनमें ज़िले की 16 देशी विदेशी मुद्रा दुकानें हैं। इसमें करीब 3 दुकानें विदेशी है और बाकी देशी दुकानें हैं। और जैसे जैसे हमको स्टाफ जो है उपलब्ध होगा, कर्मचारी उपलब्ध होंगे, हम उसको दुकानों की संख्या बढ़ाएंगे। शासन स्तर पे भी आपका एक महोदय द्वारा नगर सैनिकों की मांग की गई है। जैसे हमको पर्याप्त मात्रा में नगर सैनिक उपलब्ध होंगे, हम अन्य दुकानों का संचालन भी तत्काल राजस्व हित में प्रारंभ कर देंगे। और ये कब तक की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था? ये वैकल्पिक व्यवस्था जो दुकानों के जो समूह हैं और जो दुकानें हैं उनका पुनर्निष्पादन किया जाएगा। और पुनर्निष्पादन होने तक ये व्यवस्था चलेगी। इस पर 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, महीना भर भी हो सकता है। क्या माना जाए सर कि अभी पुलिस खुद शराब बेचेगी? नहीं, पुलिस नहीं, एक्चुअली आबकारी विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से ये कार्य करेगा। तो शहर शासन द्वारा ही संचालन, ये विभागीय संचालन कहलाएगा। ये रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी। एक हफ्ते भर में आए महज 2 कोरोना संक्रमित मरीज, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। कभी भी हो सकता है कोरोना विस्फोट। गत सोमवार को फिर एक कोरोना संक्रमित मरीज की जांच पॉजिटिव आने के बाद उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अगर बात करें रीवा में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो यह संख्या महज 4 बची है। लेकिन चिकित्सकों की माने तो अभी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, कभी भी इसका विस्फोट हो सकता है। गत दिवस दिल्ली से आए एक कोरोना संक्रमित मरीज की स्थिति खराब होने के चलते जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इस संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा है। अब मरीज की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज हाल ही में दिल्ली से रीवा आया था, जो समान क्षेत्र का रहने वाला है। इधर मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात उससे जुड़े लोगों को चिन्हित करने का काम भी प्रशासन स्तर पर शुरू कर दिया गया है तथा उस एरिया को भी कंटेनमेंट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज के साथ साथ इससे जुड़ी स्थिति को लेकर मेडिकल कॉलेज रीवा के मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर मनोज दुलकर से रीवा दर्शन चैनल द्वारा बात की गई, तो इन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि एक हफ्ते से मरीजों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आगे और बड़ा संक्रमण का खतरा हो सकता है। ये यहीं रीवा का है और ये पूर्व में दिल्ली गया था। दिल्ली से अभी जब लौट के आया है और जब उसको सर्दी खांसी बुखार ये हुआ, तो जब उन्होंने चेक कराया तो एक पॉजिटिव आया है। यही समान अपने शहर का ही है पेशेंट, तो वो पॉजिटिव आया है। और पहले वो जिला अस्पताल में वहाँ भर्ती था, वहीं उसको थोड़ी बेचैनी, घबराहट और हार्ट रेट काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसा लगा था कि वो काफ़ी ऐसा ना हो कि रात में डिटोरेट हो जाए, तो फिर वो मेडिकल कॉलेज जहाँ हमारे संजय गांधी अस्पताल में आके भर्ती हो गया है। तो अभी स्थिति आज सुबह उसकी स्थिति अच्छी आएगी और हम दवाई दे रहे हैं। अब टोटल हमारे यहाँ पे 4 मरीज भर्ती है गया, चारों का इलाज चल रहा है। एक पूर्व में भी एक जो मरीज़ था जिसको निमोनिया हुआ था, वो पूरा भी ठीक नहीं हुआ है। उसकी भी रिपोर्ट जो कल आई वापस से सेकंड सैंपल, वो भी पॉजिटिव आई है। तो वो अभी भी फिर हम लोगों ने उसको रखा हुआ है। और निमोनिया का केस है, जब तक कि वो पूरा अच्छा ना हो जाएगा तब तक हम उसकी छुट्टी नहीं कर सकते। अगर ये नेगेटिव आ जाती है और उसको एक्सरे उसका ठीक हो जाता तो हम उसकी छुट्टी कर सकते थे। तो ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो वो छुट्टी लायक तो हो गया है, बस बीमारी लायक अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको रोके हुए हैं। वर्तमान में केस जो कोरोना के आ रहे हैं उसका रेशियो क्या मान रहे हैं आप, कितना है? अभी कुछ 1 सप्ताह से जो केसों की बढ़ोतरी हुई है, जो अभी देखने में आ रही है, 1 या 2 इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है। अब भविष्य में अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कई शहरों में जैसे नीमच वगैरह है, जो 10-15 दिन पहले मात्र 1 केस था और आज 26 से लेकर 35 के बीच में पहुंच गए। बुरहानपुर में जैसे पहुंच गए, तो कहा नहीं जा सकता है, बढ़ भी सकते हैं अचानक। जिनके घर में ये अभी रहे 3-4 दिन ये शहर में रहा है, तो इनके जितने भी कांटेक्ट है जिनको ट्रेस किया जा रहेगा, तो हो सकता है इनमें कई लोग फिर पॉजिटिव आए। इन लोगों के सब सैंपल भेजे गएंगे। अगर ये भी पॉजिटिव आएंगे तो संख्या बढ़ेगी, उनके जितने कांटेक्ट में रहे तो उसमें भी बढ़ेगी। तो संभावना हमेशा बनी रहती है कि बढ़ सकता है। हमारी तैयारी तो पूरी है, जगह है हमारे पास 100 बेड के 2 SDU है, 40 बेड का हमारा ICU तैयार है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी तो है। बकायादारों के काटे जा रहे हैं बिजली कनेक्शन। मंगलवार को शहरी क्षेत्र में काटे गए 90 कनेक्शन, जिनका बिजली बिल बकाया था 28,61,000 रुपए। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रीवा संभाग अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल मई 2020 की स्थिति में 238.97 करोड़ बकाया था, जिसकी वसूली करने विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिजली कनेक्शन काटे जाने का निर्णय लिया।
इसी कड़ी में मंगलवार को रीवा शहर के तकरीबन 90 कनेक्शन काटे गए हैं। काटे गए कनेक्शन धारकों की बकाया राशि 28,61,000 बताई गई। की जा रही कनेक्शन काटने की कार्यवाही को लेकर अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रीवा जिले में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 5 संभागों में मई 2020 तक 238.57 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है, जिसमें रीवा शहर की बात करें तो 43.50 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है। इसी तरह से मऊगंज संभाग में 45.51 करोड़, त्योथर में 45.10 करोड़, पूर्व संभाग में 54.10 करोड़ समेत पश्चिम संभाग में भी 50.48 करोड़ रुपए बिजली बिल की राशि बकाया, जिसे देखते हुए पहले चरण में 10,000 से ऊपर के बिल वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके बाद 5,000 व इससे कम के बकायादारों के भी कनेक्शन काटे जाएंगे। कनेक्शन काटने की कार्यवाही के अलावा जिले भर में बकाया बिजली के बिल के संबंध में अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी। रीवा जिले में 5 संभाग हैं, जिनमें से रीवा शहर में 31 मई की स्थिति में 43 करोड़ 50 लाख, मऊगंज में 45 करोड़ 51 लाख, त्योथर में 45 करोड़ 10 लाख, ईस्ट डिवीज़न में 54 करोड़ 5 लाख, वेस्ट डिवीज़न में 50 करोड़ 38 लाख रुपए की बकाया राशि थी। इस प्रकार रीवा जिले में एलटी उपभोक्ताओं के ऊपर 238.57 करोड़ रुपए की बकाया राशि 31 मई की स्थिति में थी। रीवा शहर में आज कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें रीवा शहर में कुल 70,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1 लाख से ऊपर के बकायादार 216 उपभोक्ता हैं, जिनके ऊपर 4 करोड़ 10 लाख, 50,000 से 1 लाख तक 826 उपभोक्ताओं के ऊपर 5 करोड़ 26 लाख, 25,000 से 50,000 बकायादार उपभोक्ताओं के ऊपर 2,072 उपभोक्ताओं के ऊपर 7 करोड़ 22 लाख, 10,000 से 25,000 के बकायादार उपभोक्ता 5,882 के ऊपर 9 करोड़ 60 लाख और 5,000 से 10,000 7,331 उपभोक्ताओं के ऊपर 5 करोड़ 52 लाख रुपए की बकाया राशि थी। आज रीवा शहर में 10,000 से ऊपर के बकायादार उपभोक्ताओं के 90 कनेक्शन काटे गए, जिनके ऊपर 28,61,000 की बकाया राशि है। इनमें से नेहरू नगर, अरुण नगर, समान, चूना भट्टा, उर्रहट, आज़ाद नगर, पीके स्कूल के पास, दुबिया टंकी, उपरहटी, रानी तालाब, बिछिया, शिल्पी प्लाजा, पीटीएस चौराहा, एसएएफ चौराहा और पुलिस लाइन में ये कार्रवाई की गई है। सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि उनके ऊपर जो भी बकाया राशि है वो अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर दें, जिससे उनके कनेक्शन कटने के कारण उनको असुविधा ना हो। सहकारी दुकान सेल्समैन व उसकी दादागिरी से लोग परेशान। सेल्समैन व इसके बेटे द्वारा गांव के एक आदमी पर राड से हमला कर उसके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसे ही कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। कुछ इस तरह का मामला सामने आया है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बेठी में, जहां संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन व उसके बेटे की दादागिरी चलती है। ऐसा माना जा रहा है कि गत 8 जून को कोटे में चोरी होने की सूचना मिलने पर वहां पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी लेने पर कोटेदार व उसके पुत्र द्वारा गाली गलौज करते हुए राड से मारपीट की गई। घटना की रिपोर्ट फरियादी राजकुमार पटेल द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है और इस मामले को लेकर मंगलवार को रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार सिद्धमुनि तिवारी व उसके बेटे द्वारा गाली गलौज करते हुए लोहे की राड से मारपीट की गई है, जिसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लालमणि त्रिपाठी समेत पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार व इसके पुत्र द्वारा सरकारी खाद्यान्न में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट की जाती है। भाई जयराम जी मैं राजकुमार पटेल रीठी गांव का निवासी हूं।
मुझे गल्ला नहीं दिया जा रहा था, तो मेरी बहन की डेथ होने के कारण मैं सीधी जिले में कुरियावा गांव में गया था। मेरे भाई गए गल्ला लेने तो उनको नहीं दिया गया। ये कोरोना महामारी में जो शासन द्वारा राशन 3 महीने का फ्री मिलता है तो वो नहीं दिया गया। जब मैं वहाँ से 1 महीने बाद वापस आया तो हम गल्ला लेने के लिए बोले कि अब कोटा खुलेगा कि नहीं, किस दिन खुलेगा। उस दिन वो सिद्धिमुन तिवारी बोला कि गल्ला कोटा अभी नहीं खुलेगा, तू इतने दिन कहाँ था। मैं बोला मेरे बहन की डेथ होने के कारण मैं वहाँ था। तो बोला कि अभी नहीं खुलेगा। तो मैं बोला किस दिन खुलेगा, तो बोला नहीं देंगे, जो करना है कर ले। तो मैं 5 मई को 181 में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। तो 4-5 दिन बाद वो हमारे दुकान पे आया तो हमको धमकाया, बोला क्यों रे शिकायत क्यों किया 181 में। मैं बोला आप तो बोल रहे थे कि जो करना है कर ले, तो आप गल्ला नहीं दे रहे हैं तो इसीलिए हम शिकायत किए। तो फिर वो बोला कि कल आ जाना। जब मैं दूसरे दिन गया गल्ला लेने तो बोला तू बहुत शिकायत, उसका लड़का बोला तू बहुत शिकायत करता है। कॉलर पकड़ के 2 राफड़ मारा। उस दिन हम वीडियो नहीं बना पाए। फिर हम 5-6 दिन बाद फिर 181 में शिकायत किए। तो फिर वो एक दिन हमको रास्ते में रोड में गाड़ी लेके सामने खड़ा हो गया और बोला कि तू शिकायत बहुत करता है। तो जब फिर हमको अभी पता चला कि 7 जून की रात में चोरी हो गई। तो हमको मुनेश पटेल द्वारा पता चला कि 7 मई की रात में चोरी हो गई राशन की। आज मैं यहाँ के कमिश्नर साहब संभागीय अधिकारी के यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ जो रीठी में आपके वहाँ कृषक सहकारी समिति के दुकान है, आए दिन वहाँ खाद्यान्न का घोटाला काला बाजारी करते हैं। और अभी उन्होंने खाद्यान्न की चोरी का रिपोर्ट डलाए। जब गांव के लोग गए बोले खाद्यान्न चोरी नहीं गया है। जब वो लोग वीडियो बनाने लगे तो उनका जो लड़का पुत्र है वो सीधे राजकुमार पटेल के ऊपर प्राणघात हमला किया सरिया से, और पूरी उन्होंने वीडियो भी बनाया है। आए दिन जो आपके जो कोरोना महामारी जैसे जो खाद्यान्न आया था, उस खाद्यान्न को भी लोगों को बराबर नहीं दिए हैं। बहुत से लोग वहाँ हितग्राही खाद्यान्न से वंचित हैं। ऐसे रीठी के अंदर आए दिन काला बाजारी होती है। सिद्धिमुन तिवारी को हटाया जाए। और सिद्धिमुन तिवारी आए दिन काला बाजारी करते हैं और लोगों को धमकी देते हैं। और उनका लड़का वहाँ अपराधी किस्म का आदमी है, आए दिन विवाद करता रहता है और धमकियाँ देते रहता है। हम ये निवेदन करते हैं यहाँ के कमिश्नर महोदय से कि सिद्धिमुन तिवारी को वहाँ से हटाया जाए और दूसरा सेल्समैन नियुक्त किया जाए। यही मेरी मांग है। और उसके काला बाजारी जो खाद्यान्न के उन्होंने जो ब्लैक किया है, चोरी दिखाया है, उसको जांच करके सिद्धिमुन तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए, जो दंड संहिता हो। मारपीट कितने की है? मारपीट उनके जो लड़के हैं आशुतोष तिवारी ने किए, राजकुमार पटेल साथे प्राणघात हमला किए हैं। सिद्धिमुन तिवारी द्वारा सदा असामाजिक तत्व को बुलाया जाता है, वहाँ धमकाया जाता है, वहाँ के लोगों को दबाव बनाया जाता है। अब मनमानी खाद्यान्न वितरण करते हैं। ज्ञापन के बाद भी कोचिंग संचालकों की मांग पर नहीं हुआ कोई विचार। अपनी फरियाद लेकर फिर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे कोचिंग संचालक। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में कोचिंग के साथ साथ अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। बावजूद इनके ऊपर किराए के मकान व बिजली बिल समेत अन्य भार पड़ रहे हैं, जिसमें रियायत दिलाए जाने की मांग को लेकर रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, जिसके चलते इन कोचिंग संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। इस समस्या से निजात दिलाए जाने की दिशा में कोचिंग संचालक लगातार कमिश्नर समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी फरियाद लगा रहे हैं। आज हम लोग संभागायुक्त महोदय के पास आए थे, सभी कोचिंग संस्थान संघ की ओर से, और हमारी मुख्य रूप से 5 मांगें हैं। पहली मांग ये है कि जो हमारे किराए के भवनों में हमारे संस्थान संचालित हैं, लॉकडाउन की अवधि में चूंकि वहाँ पे किसी तरह की आर्थिक गतिविधि ना तो हुई है और ना भविष्य में होने की संभावना है, तो इस स्थिति में वहाँ रियायत दी जाए और किराया माफ़ किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जो कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शन के कारण बिजली भुगतान के बिल में रियायत दी जाए। और तीसरी कि किराए के मकान में जो छात्र रह रहे हैं उनको भी किराए में राहत दी जाए। और चौथा ये कि कई बार मकान मालिक मानसिक तौर पर एक मानसिक दबाव डाल रहे हैं लगातार फ़ोन और मैसेज, तो इस बारे में हम प्रशासन का एक साफ रुख चाहते हैं। और अंतिम, चूँकि रीवा ग्रीन जोन में है, तो हम ये चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान जल्दी से जल्दी चालू हों। अच्छा, उसके पीछे हमारा तर्क ये है कि स्कूल्स जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ बच्चे छोटे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों में
जो बच्चे हैं वो काफ़ी मैच्योर हैं, परिपक्व हैं और वो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए आर्थिक गतिविधियों को चालू करवाया जा सकता है। दैट इज़ आवर होल डिमांड। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस प्रशासन व सभी धर्मावलंबियों की बैठक संपन्न। ऑन लॉकडाउन के बाद 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक खोल दिया गया है। इसी तारतम्य में 8 जून को प्रशासन व पुलिस के साथ सभी धर्म के धर्मगुरुओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान शासन की गाइडलाइन का पालन करने दिशा निर्देश जारी किए गए। गत 8 जून से भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट व मॉल को भी छूट दी गई है, जिसके बाद ये सारी गतिविधियां पुनः शुरू हो चुकी हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना संक्रमण के चलते शासन की सभी गाइडलाइन को पूरा करने सभी धार्मिक धर्मगुरुओं को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान एसडीएम फरहीन खान, सीएसपी एसएस बघेल समेत अन्य अधिकारी व सभी धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु मौजूद हैं। ये धार्मिक प्रतिष्ठान संचालक के लिए अनिवार्य रूप से उसकी ड्यूटी है कि वो ये करवाएगा। परिसर के अंदर अथवा बाहर तो संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, तो आप ये सुनिश्चित करें रेलिंग का स्पर्श करने से बचाना होगा। अधिक भीड़ बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्री रिकॉर्डेड भजन गीत बजाए जाए, कॉयर, सिंगिंग, गुरुवाणी गाने की अनुमति नहीं दी जाए। घर से वजू करने आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। प्रार्थना के लिए जानमाज ना बिछाई जाए। श्रद्धालु अपनी मैट अथवा कपड़ा स्वयं घर से लाएं एवं प्रार्थना के बाद वापस ले जाएं। अभिवादन के लिए एक दूसरे को स्पर्श ना करें। जैसा अभी हम हाथ बिना मिलाए अभिवादन कर रहे हैं, वो सुनिश्चित किया जाए। धार्मिक प्रतिष्ठानों में सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन भोजन बनाने एवं वितरित करने के दौरान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। परिसर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। टॉयलेट, बाथरूम, दरवाजे के हैंडल आदि का बार बार विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ भी आपका परिसर है उसकी सफाई कराने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है। इसके साथ आप जो वॉशिंग सोप आता है, डिटर्जेंट आता है, वो भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। कर्मचारियों एवं आगंतुकों के द्वारा जो मास्क एवं फेस कवर यदि छोड़े जाते हैं तो उसका जो बायोमेडिकल वेस्ट की तरह उसका डिस्पोजल किया जाता है वो फॉलो किया जाए। और यदि आपको कोई लगता है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो आपका जो भी CMHO है या SDM है, आप इस तत्काल सूचना जारी करना, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है। सभी धर्मगुरुओं की बैठक हुई है, बैठक में उनको क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? नहीं, ये आपको मालूम ही है कि सारे धार्मिक स्थल जो है आज से खोल दिए गए हैं। इस संबंध में जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हुई है और हमारे कलेक्टर महोदय ने भी एक आदेश जारी किया है। तो ये उसी गाइडलाइन को हमने जो है सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की मीटिंग ली थी और उनको उसी गाइडलाइन से हमने अवगत कराया है। टीआरएस कॉलेज प्राचार्य के बचाव में उतरा विद्यार्थी परिषद। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। टीआरएस कॉलेज में बतौर प्राचार्य 150वीं जयंती मनाने के मामले में सही करार देते हुए मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य रामलला शुक्ल के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा असत्य शिकायत, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग संभाग रीवा को भ्रमात्मक लेख के साथ जिलाध्यक्ष को भी गलत जानकारी दी गई, जो पूरी तरह से निराधार है। इसके अलावा बताया कि इतिहास का बिना अध्ययन किए इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जो पूरी तरह से असत्य है। हमारे महाविद्यालय और रीवा रियासत की जो मूलभूत धरोहर है शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, जिसमें शिकायतकर्ता के माध्यम से शिकायत की गई कि 1882-83 इसका स्थापना दिवस है और 4 लोग मिलकर के टीआरएस महाविद्यालय की डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दी है। जो हमारे पास प्रमाण है, रीवा रियासत, राजघराना और रीवा गजेटियर, भारतीय गजेटियर के अनुसार रीवा शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का स्थापना वर्ष 1869 है, जिसको हमारे रीवा के AD साहब ने 1869 को 1972-73 कर दिए। कैसे अधिकारी हैं, 30-35 साल का महाविद्यालय बना दिए। जो महाविद्यालय रीवा का ऐतिहासिक है, गजेटियर में लिखा है और 150 वर्ष पूर्ण होने का महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा एवं जनभागीदारी समिति द्वारा पास करके 150 वर्ष का पूर्ण कार्यक्रम मनाना था, जिसमें महामहिम की अनुमति मांगी गई थी। उस कार्यक्रम की बाकायदे सब पूरी हमारे पास विधिवत
कापी है, अनुमति मांगी गई है एडी साहब से, कलेक्टर महोदय से एवं संभागायुक्त महोदय से, तीनों अधिकारियों से। और तीनों अधिकारी ऐसे दबाव में आकर के स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर के बिना अध्ययन किए रीवा इतिहास को ही गोल करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रच लिया। और इन्होंने जो उच्च शिक्षा विभाग को यहाँ से अपना प्रतिवेदन बना करके संभाग आयुक्त द्वारा पेश किया गया है, उसमें 1972 और 73 कहा गया है। इसकी हम मांग करते हैं, हम सभी छात्र TRS महाविद्यालय के, कि ये महाविद्यालय की 1869 ही डेट ऑफ बर्थ है जो, और इसको आप पुनः विचार करके पुनः प्रतिवेदन करें संभाग आयुक्त महोदय। यदि पुनर्विचार नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन में यही कमिश्नर ऑफिस से घेराव करेंगे, कमिश्नर साहब को निकलने नहीं देंगे। इसलिए कि हमारे महाविद्यालय के साथ जो इनके द्वारा छेड़खानी इतिहास के साथ की जा रही है, उसको TRS महाविद्यालय के छात्र, रीवा के वरिष्ठ प्रबुद्ध जन नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल अभी जानकारी मिली है कि एलुमिनी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय घनश्याम सिंह जी, वो खुद आगे आकर के उस महाविद्यालय के, वो भी छात्र हैं, पूरा छात्र के अध्यक्ष है। पहली बार 150 वर्ष में पूरा छात्र संघ का गठन हुआ ये 150 वर्ष कार्यक्रम मनाने के लिए। उसके लिए जो शिकायतकर्ता द्वारा गलत जानकारी, इतिहास की जानकारी न होते हुए भी उन्होंने इतिहास का तथ्य दिया, वो इतिहास का तथ्य पूरी तरह से गलत है। उस इतिहास के तथ्य को मैं चुनौती देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये नहीं है, ये 1869 है जो मेरे पास है। रीवा गजेटियर के अनुसार और भारतीय गजेटियर के अनुसार 1869 है, यही मांग करता हूँ। और संभागायुक्त महोदय से एक बार आपके माध्यम से एवं ज्ञापन के माध्यम से मैं फिर आग्रह करता हूँ कि आप जो यहाँ से प्रतिवेदन दिए हैं उस पर पुनर्विचार करके यहाँ से पुनः प्रतिवेदन 1869 का बनाकर भेजें एवं 150 वर्ष कार्यक्रम मनाने के लिए जो रीवा की जनता उत्साहित है उसको मनाने के लिए स्वीकृत दें। नाम और पद बता भास्कर दीजिए। मिश्रा, TRS महाविद्यालय। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रदेश भर में संपन्न हुई 12वीं की परीक्षा, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कराई गई परीक्षा। 19,498 छात्र रहे उपस्थित। आबकारी विभाग द्वारा स्वयं संचालित की गई शराब की दुकानें, जब तक नया टेंडर नहीं होगा तब तक जारी रहेगी यही व्यवस्था। रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, हफ्ते भर में आए महज 2 मरीज, लेकिन आगे अभी हो सकता है बड़ा खतरा। और बिजली बिल बकाया है तो हो जाएं सावधान, काटे जा रहे हैं कनेक्शन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।